मेरे प्रिय दोस्तों, मित्रों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बुलंद होंगे, खुश होंगे। आप लोगों ने मुझे यहाँ तक बहुत साथ दिया। आप ही लोगों के साथ से मैं खुश होकर फिर नए जोश और होश के साथ एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। पहले मैं बोर्ड पे कुछ लिख कर बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसके बारे में, इसके परिभाषा को, इसके गुणों के बारे में बताऊंगा और कैसे याद करना है अच्छे से अच्छे तरीक़े से, आसान तरीके से। लोग कहते हैं हिस्ट्री बहुत बोरिंग विषय है, बहुत भारी विषय है। नहीं, बहुत इजी विषय है। वो कैसे, सो देखिए, हम दिखाते हैं आपको आगे। अब देखिए, हम आपको बोर्ड पर लिख कर बताते हैं, लिख दिए हैं और सिर्फ आपको पहले दिखाते हैं फिर समझाते हैं। इतिहास अब कहते हैं कि इसको आपने देख लीजिए, तो हम आसानी तरीके से समझे तो इसको कई एक परिभाषा दे सकते हैं, लेकिन एक आसान लफ्ज में कह सकते हैं। बीते हुए बातों को जब हम किसी के सामने फिर से कहते हैं या दोहराते हैं तो उसी को हम इतिहास कहते हैं। एक दूसरा परिभाषा, अगर ये याद नहीं रहे तो क्या कहेंगे? आसान लफ्जों में अतीतों के अध्ययन को ही इतिहास कहते हैं। इससे भी आसान होगा तो कह सकते हैं पूर्वजों के अध्ययन को ही इतिहास कहते हैं। पूर्वजों के ज्ञान को जब हम जानते हैं, फिर उनके रूप हम काम करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, तो इसी को हम इतिहास कहते हैं। यानी कि जिस तरीके से आप परिभाषा दे देंगे, यदि आप सीख गए हो तो आसान है। एक लफ्ज में ये भी कह सकते हैं, गरे मुर्दे को कहारना, उसे भी इतिहास कहते हैं। या बीती हुई कहानी को फिर से सुनना, सुनाना, यही हम इतिहास कहते हैं। अब देखिए, हमने आपको परिभाषा बता दिया। किसी भी तरीके से आप जिस तरीके से परिभाषा जैसे संतुष्ट हो वैसे कह सकते हैं। इतिहास के पिता जो हैं वो हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के पिता कौन है? तो हेरोडोटस। हेरोडोटस, या कहीं कहीं लिखा मिलेगा हेरोडोट्स, कहीं कहीं हेरोडोट्स मिलता है या हेरोडोटस। इसमें हलंत लग गया तो हेरोडोट्स, नहीं तो हेरोडोटस। आसान याद रखिएगा, हेरोडोटस। फिर इसको आसानी तरीका से समझने के लिए इसको तीन पार्ट में बांटा गया, यानी कि भाग में, तीन भाग में। पहला देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब हुआ कि जिस काल में कोई लिखित विवरण नहीं हो, पुरातात्विक वस्तुएं हो कुछ उस टाइप से, उसी पे, और उसमें लिखित उखित कुछ नहीं हो, उसी को हम कहेंगे प्राग ऐतिहासिक। उसके बाद आता है आद ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक का मतलब होता है जिस काल में कोई लिखित विवरण हो परंतु पढ़ा नहीं जा सके, यानी कि जिस काल में लिखित विवरण मिला हो परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सके, तो इसी को हम कहेंगे क्या? तो आप समझेंगे आद ऐतिहासिक। उसके बाद आता है ऐतिहासिक, यानी कि वैसा काल जिसमें कि लिखित भी हो और पढ़ा भी जा सके और पढ़ा भी गया हो, उसी को हम कहेंगे ऐतिहासिक। इस तरह से आपके इतिहास के तीनों पाठ खत्म हुए। इतिहास बहुत ही आसान विषय है। इसको पढ़ने में आप ज़्यादा संकोच ना ले, मन में ये ना सोचे कि कठिन है, भारी है। अब देखिए, अब हम आते हैं आगे, आपको बताते हैं कि किस तरीके से मन में एक भय सा समाता है। तो देखते हैं। अब देखिए, आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज हम आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता पर इतिहास में बताने जा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। बहुत ही आसान तरीके से, कम समय में, आपको यानी घंटों की पढ़ाई मिनटों में देंगे। वो आप बोर्ड पर हम पहले बताते हैं, फिर आपको बताएंगे, एक एक कर बारीकी से समझाएंगे, आप लोग ठीक बोर्ड पर देखेंगे। अब देखिए, हमने लिखा है आपको हड़प्पा का सर्वमान्य काल क्या है? 2500 से 1750। सर्वमान्य, ऐसे इसका काल बहुत सारा लोगों ने, कोई 2300 से कुछ बोला, कोई 1750, मतलब हर एक आदमी ने अपना अपना अलग अलग मत दिया है। तो उनके मत के अनुसार हम नहीं चलेंगे। कार्बन 14 पद्धति सबसे ज़्यादा बहुमूल्य माना गया है और उसके अनुसार 2500 से 1750 माना गया है। इसमें देखिएगा कि हम इसको किस किस सभ्यता के नाम से जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता को एक दूसरा नाम कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, और इसको किस किस काल के नाम से कह सकते हैं, या नहीं मन होगा कि नहीं किस युग में रखा जाएगा? कांस्य युग, या ताम्रपाषाणिक युग, या आद ऐतिहासिक युग। अब आगे देखते हैं किस किस स्थान का खोज किसने किया, वह किस नदी के किनारे स्थित है, इसका खोज कब किया गया और किसने किया और कहाँ है, वो दिखाते हैं।
कालीबंगा का खोज किसने किया? तो बज्रवासी लाल ने किया। कब किया गया? तो 1953 ईस्वी में। किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कहेगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। अब देखिए रंगपुर का खोज 1931 से 53 में किसने किया? तो कहेंगे बज्रवासी लाल ने। उसके बाद एवं माधव स्वरूप वत्स दोनों आदमी मिलकर किए थे। नदी कहेंगे तो महावर। कहाँ है? तो गुजरात में। इतना आसान और जली तरीका से हम आपको समझाएंगे और समझा रहे हैं। सो आगे देखिए, एक बार में आपको याद हो जाएगा। सिर्फ विश्वास के साथ आप शुरू से अंत तक की वीडियो को देखिए। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी ने किया है और 1922 ईस्वी में। बनर्जी में ये नहीं पढ़ा है, रे थोड़ा सा मिस्टेक। वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब देखते हैं ये कहाँ है? तो सिंध पाकिस्तान में है। अब आगे चलते हैं हड़प्पा का खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने। कब किया? तो 1921 ईस्वी में। उसके बाद देखिए किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए कहता है कहाँ है? तो पंजाब पाकिस्तान में है। अब आगे देखते हैं लोथल का खोज 1997 ईस्वी में किसने किया? रंगनाथ राव ने किया। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो भगवान नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। आगे देखते हैं चनहुद्रो का खोज 1931 ईस्वी में मजुमदार जी ने किया। किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? तो सिंध पाकिस्तान में। इस तरीके से आपका ये टॉपिक खत्म होता है। फिर इससे जो और रिलेटेड क्वेश्चन है हम आपको बताते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब देखिए, रोपर का खोज 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? तो पंजाब में है। इसी तरह से आप देखते हैं आगे, सुतकांगेडोर, इसका खोज है 1927 ईस्वी में हुआ। आयरन स्टील ने किया। नदी कहेगा तो दासक नदी बलूचिस्तान में है। अब आगे देखते हैं बनवाली का खोज 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। देखिए, बनवाली का खोज 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। नदी सरस्वती नदी। और कहाँ है? तो हरियाणा में है। इसी तरीके से आगे देखते हैं, मांडा का खोज 1982 ईस्वी में जगपति जोशी ने किया। मांडा का खोज जगपति जोशी जी ने 1982 ईस्वी में किया और मधुबाला भी इनके साथ थे। नदी चिनाब कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। उसी टाइप से धौलावीरा का खोज 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। नदी लूनी नदी है। कहाँ है? तो गुजरात में है। देसलपुर का खोज 1964 के.वी. सौंदरराजन ने किया। नदी सरस्वती नदी है और कहाँ है? तो गुजरात में है। फिर हम आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, इसमें किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। यहाँ के लोग भोजन के रूप में किस अनाज का प्रयोग करते थे? गेहूं और जौ। उसी तरीके से देखेंगे यहाँ के लोग किनको पूजते थे? तो शिव भगवान को या शिवलिंग कहेंगे, या मातृ देवी, कुबर वाला सांड और पीपल का वृक्ष, ये सब यहाँ पे पूजनीय था। अब आगे देखते हैं, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। यहाँ के लोग कितने वाट का प्रयोग करते थे? तो माप के लिए 16 वाट का प्रयोग या 16 इकाई का प्रयोग करते थे। अब आगे देखते हैं, यहाँ के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। अब आगे देखिए, इसी सभ्यता की, अब कहेगा कि कपास की सभ्यता की देन है, क्वेश्चन पूछेगा तो कहेंगे हड़प्पा सभ्यता का। या कहेगा स्वास्तिक की सभ्यता का देन है तो कहेंगे हड़प्पा सभ्यता का। स्वास्तिक मतलब जैसे देखते होंगे कि घर में लक्ष्मी पूजा के दिन में या माँ कहीं बनाते होंगे, इस टाइप से चित्र आपका। इस टाइप से, इसी को कहते हैं हम स्वास्तिक। तो समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, आगे है पूर्व से पश्चिम, इसका क्या है जो क्षेत्र है? तो कहेंगे 1600 किमी लंबाई जो है। और इसका कहेंगे उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? तो कह देंगे 1100 किमी। यहाँ पे किमी होगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ के लोग क्या करते थे? तो व्यापार करते थे। यहाँ का समाज कैसा था? तो मातृ सत्तात्मक था। यहाँ का व्यवस्था कैसा था? तो नगर पालिका जैसा।
यहाँ का विशेषता था कि शहरीकरण जैसा व्यवस्था था, नगर पालिका जैसा, उस समय उतने पुराने सभ्यता होते हुए भी, और भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है, फिर भी उस समय शहरी सभ्यता था। यहाँ का सड़क की विशेषता क्या था, हर एक सड़क समकोण पर काटती थी, जो कि ग्रिड पद्धति पे बनी हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं हम मोहनजोदड़ो, यानी कि मोहनजोदड़ो को कहेंगे सिंधी भाषा का शब्द है। यह सबसे बड़ा नगर था। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, या इसको सिंध का बाग कहा जाता था। अब हम आगे देखते हैं पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। और यहाँ की लिपि कैसी थी, तो भात चित्रात्मक, जो कि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ये मेरे फर्स्ट पार्ट थे। देखिए, इससे इसी स्तर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अब इसका क्षेत्रफल पूछ देगा तो कह देंगे 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये इस तरीके से इसलिए लिखे हैं कि याद करने में आसानी होगा। और इससे आपको क्वेश्चन जैसे भी पूछे, ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट हम फिर बाद में देंगे, किस स्तर से क्वेश्चन पूछेंगे। बस आज इसमें इतना तक। जय हिंद, जय भारत।